प्रश्न एक, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह सत्य है कि असत्य? तो उत्तर है इसका सत्य, क्योंकि जो ये अपरिमेय संख्या है ये वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। इसका मतलब क्या, प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होगी वो एक वास्तविक संख्या भी होगी। प्रश्न दो है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसमें ये बोला जा रहा है जो वास्तविक संख्या है ये पूरी प्रत्येक वास्तविक संख्या है जो वर्ग रेक्टेंगल बना रखा है, आयत बना रखा है, ये है वास्तविक संख्या और ये अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या छोटी है और ये बड़ा है, ये इसको पूरा कवर नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो प्रत्येक वास्तविक संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये कथन असत्य है। 3 है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है। होल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, और ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर होल नंबर के पूरे अंतर्गत आते हैं। इसमें इस तरह से जो यह प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक धन 1 धन 2 ऋण 1 ऋण 2 3 और पूर्ण संख्या होते हैं 0 1 2 3 4 5। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन असत्य हो गया। आगे है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन भी असत्य है। परिमेय संख्या का संग्रह बड़ा होता है और पूर्ण संख्या उसके अंतर्गत आती है। छठवां, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। ये जिस चर की पावर 1 हो उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x + 1, इसमें x की घात क्या है, 1 है। एक जनरली लिखा नहीं जाता, ठीक है, तो इसको 1 माना जाता है। 3x की पावर 1 + 1 में x की घात 1 है। सातवां है, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ये जो खड़ी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये y अक्ष है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये x अक्ष है। तो y अक्ष पर स्थित, अगर यहाँ पर इस रेखा पर 1 2 3 4 5 ये है जो रेखा पर, इस पर x के निर्देशांक हैं, चूंकि x न इधर जा रहा है न इधर जा रहा है, इसी y पर उस वो बिंदु है, तो उसका x को 0 हो जाएगा और y के जो मान होंगे, यहाँ पर होगा 1 2 3, यहाँ पर होगा तो 3 हो गए, 0 3। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। अब x अक्ष है ये, अब न ऊपर जाना है न नीचे जाना है, तो y क्या है इसमें 0, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है, केवल x पे आगे पीछे खिसकना है। तो यहाँ पर अगर ये 5 है तो ये 5, 0, x 0 रूप के होते हैं x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ये जो चित्र में भी दिखा रखा है कि मूल बिंदु में न x की तरफ आगे पीछे जाना है न y में ऊपर नीचे जाना है। ठीक जो प्रतिच्छेद बिंदु वहां पर क्या होंगे निर्देशांक 0 0, x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, तो इसके निर्देशांक हो गए 0 0। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, सत्य है। एक शांत रेखा मैंने रेखा खंड एक प्रकार से, उसको अनिश्चित रूप से दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह यूक्लिड की अभिधारणा 2 है। 11 दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा है। दो भिन्न बिंदु, ये इसका मतलब क्या हुआ, एक बिंदु यहाँ पर है एक बिंदु यहाँ पर, दो भिन्न बिंदु है।
तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा, इस बिंदु और इस बिंदु से होकर ऐसी रेखा जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाए, कितनी होंगी? ये एक रेखा जा पा रही है, उसके बाद कोई दूसरी रेखा खींचेंगे तो अगर इधर खींचेंगे तो इस पे टच नहीं होगी, इसको होकर नहीं जाएगी। इसलिए क्या है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं क्या होती हैं? असंख्य रेखा नहीं हो, बल्कि केवल एक अद्वितीय रेखा होती है। ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कथन यूक्लिड के अवगृहीत एक का अंतर्विरोध करता है, जिसके अनुसार दिए हुए दोनों भिन्न बिंदुओं से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती, जो अभी मैंने पूर्व में बताया है। इस वाले भाग में है, एक रेखा में असीमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। तो जब जैसे परिभाषा भी है कि बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु सब मिलकर के रेखा बनती। तो एक रेखा में असीमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, सही बात है। दिए गए बिंदुओं से असीमित रूप से अनेक रेखाएं गुजरती हैं। दिए गए बिंदुओं से, अगर कोई एक बिंदु दे रखा है यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो उससे अलग अलग असीमित रूप से अनेक रेखाएं गुजरती है। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, और इस बिंदु से होकर हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, ये मतलब है। दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक ही रेखा खींच, अब एक बिंदु पर तो अनेक रेखाएं खींचे जा, लेकिन दो बिंदु हो और उनसे होकर रेखा गुजरनी हो तो केवल एक रेखा ही गुजर सकती है, उसके अलावा दूसरी रेखा नहीं। अगर दूसरी रेखा माना यूँ करेंगे तो इधर को नहीं गुजरेगी। रेखा क्या होती? सीधी होती, सरल रेखा, सीधी रेखा, ऐसे। ठीक है, तो ये दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसको समझ भी गए और इसको याद भी करो। तीन या तीन से अधिक बिंदु संरेखी कहलाते हैं यदि ये एक ही रेखा में आविष्ट होते हैं। तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर दर्शा रखे हों ऐसे, तो उनको क्या कहते हैं? संरेखी कहलाते हैं। तीन या तीन से अधिक रेखाएं संगामी होती यदि सभी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। एक बिंदु यहाँ पर है, इस बिंदु से होकर ये तीन रेखाएं जा रही हैं, या तीन से अधिक रेखाएं जा सकती हैं, तो आपस में रेखाएं क्या होती हैं? संगामी रेखाएं होती हैं। दो भिन्न रेखाओं के एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते। अगर दो भिन्न रेखाएं तो उनके एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होते, केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है। जैसे ये रेखा है ना, इसका उभयनिष्ठ बिंदु इस रेखा, इन दो रेखाओं का उभयनिष्ठ एक है, उसके बाद फिर दूसरा नहीं होगा उभयनिष्ठ बिंदु। समकोण कर्ण भुजा, ये त्रिभुजों की सर्वांग समता वाले पाठ से लिए गए हैं। ये सर्वांग समता के क्या क्या नियम? समकोण कर्ण भुजा, दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर होते हैं। सर्वांग समता वाले पाठ में हमने पढ़ा है कि एक त्रिभुज अगर दूसरे त्रिभुज को पूरा पूरा ढक दे तो आपस में वो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। दूसरा नियम है कोण कोण भुजा, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हों तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। एक और होता है भुजा कोण भुजा, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतः कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की कोई दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण
के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसमें भुजा, कोण और भुजा, दो भुजाएं हैं, उनके बीच का कोण अगले त्रिभुज के संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण यदि बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। प्रमेय 1, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यह समांतर चतुर्भुज, इसकी सम्मुख भुजाएं, BC की सम्मुख भुजा है AD और AB की सम्मुख भुजा है DC। तो ये भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर ये नीचे दर्शा रखा है, ये 6 सेंटीमीटर है तो उसके सम्मुख भुजा माने उसके ठीक सामने की भुजा, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो आगे की तरफ जो दिखाई देता है वो सम्मुख भुजा होगी। ठीक है, तो ये है 6 6 बराबर होती है। इधर से खड़े हैं, इधर दिखाई देगा सामने, तो ये सम्मुख भुजाएं होगी, ये भी 4 4 बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक कोण ये है, इसका सम्मुख कोण ये हो गया, ये भी 70 अंश बराबर है। 110 ये वाला सम्मुख कोण, एक का सम्मुख कोण C होगा, कोण C। ये दोनों 110 से 110 है, माने बराबर होते हैं। प्रमेय 3, समांतर चतुर्भुज के दो बार हो गया, समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है 1, ये विकर्ण 2, ये दोनों विकर्ण आपस में विकर्णों को, ये वाला विकर्ण इसको दो भाग बराबर भागों में बांटता है और ये वाला विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांटता है। ये मतलब है इसका। चतुर्भुज में यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। माने अगर ये भी और DC समांतर हो या AD और BC समांतर हो तो भुजाएं बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज में यदि सम्मुख कोण बराबर हो, ये सम्मुख कोण इसका और इसका, तब भी वह समांतर चतुर्भुज होता है। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये भी समझ गए होंगे, अगर वृत्त क्या है, बराबर है, जैसा ये वृत्त है ठीक इसी तरह का एक वृत्त, तो उनकी त्रिज्याएं बराबर, तो त्रिज्या इसके मध्य सेंटर से परिधि तक की दूरी, सेंटर से परिधि तक की दूरी, ये दोनों बराबर होंगी। ये त्रिज्याएं, जो त्रिज्या अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 ही सेंटीमीटर है, ये कहने का मतलब। ठीक है, इस तरह से इस वृत्त का ये त्रिज्या होगी, इस वृत्त की ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्याएं दोनों बराबर है। माना ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती